एटेंट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि बायोलॉजी का एक सीरीज़ शुरू होने वाला है। तो ये जो सीरीज़ है वो आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, आरआरबी हो या फिर कोई भी ऑल वन डे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ना कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके जितने रेलवे के एग्ज़ाम्स आते हैं, आपके जितने एसएससी के एग्ज़ाम्स आते हैं, या फिर आपके जितने भी ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पेशली बायोलॉजी पार्ट्स का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है बीपीएससी जो कि बिहार में हो रहा है। इसके लिए भी 6 to 8 क्लास की जो साइंस चाहिए, साइंस में बायोलॉजी के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है और सब्सक्राइब हमें और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने के लिए मोटिवेट करता है। तो जब मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आप मेरे लिए इतना ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। तो चलिए, अब हम सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में सब कुछ समझते हैं, और बहुत ही सिंपल शब्दों में। आप में से कोई भी घबराइएगा मत, क्योंकि ये मत कहिएगा कि मैं मैथ वाला हूँ, मैं फिजिक्स वाला हूँ, मैं कुछ भी हूँ, कुछ भी हूँ। आप यहाँ पे बायोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे और जानेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फादर्स के बारे में। बायोलॉजी के जितने फादर्स हैं हम उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से उनके इंपॉर्टेंट फादर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें बायोलॉजी के फादर के बारे में। बायोलॉजी के फादर किनको कहा गया है? अरिस्टोटल को कहा गया। और अरिस्टोटल को जूलॉजी के भी फादर के रूप में माना गया है, कि वो जूलॉजी के भी फादर है, ठीक है। तो अब रीज़न, अब मैं सबसे पहले बात बताता हूँ, बहुत बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन होता है जूलॉजी एंड बॉटनी में, ठीक है, कि जूलॉजी किसको कहते हैं एंड बॉटनी किसको कहते हैं। देखो, एक बहुत ही बेसिक टर्म मैं आपको बताती हूँ। देखो, हम सब चिड़ियाघर में जाते हैं, चिड़ियाघर में हम सब क्या देखते हैं? जानवर को, ठीक है। तो कहाँ जाते हैं चिड़ियाघर? चिड़ियाघर किसको कहा जाएगा? जू को। जू को चिड़ियाघर कहा जाता है। जू में क्या देखते हैं हम? एनिमल्स को, ठीक है। तो आप यहाँ इससे याद रखिएगा कि जियोलॉजी में जो है हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और वहीं हम बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जूलॉजी किसे कहते हैं और बॉटनी किसे कहते हैं। तो जूलॉजी वो पार्ट है जिसको हम एनिमल्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उनका जो भी डिटेल वर्जन है, जो भी उसके बारे में जानकारी है। जूलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात होती है, और बॉटनी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात होती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर कभी भी कन्फ्यूज़न फील मत करिएगा कि इसमें क्या मैं कहूँ और क्या नहीं कहूँ, ठीक है। तो हमने पहले बात कर लिया था कि हमारे जो फादर हैं बायोलॉजी के वो कौन है? अरिस्टोटल साहब, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा। और अरिस्टोटल को ही क्यों बायोलॉजी के फादर कहा गया, उसके पीछे रीज़न ये है कि अरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीव विज्ञान की तरफ ध्यान दिया, उनके बारे में सोचना, समझना, खोजना शुरू किया। और अरिस्टोटल ने ऑलमोस्ट 550 एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करके एक बुक लिखा। उस बुक का नाम है, ये बुक भी कभी कभी पूछा जाता है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। आप इसको भी ज़रूर याद रखिएगा कि इनका रिसर्च क्या था, और रिसर्च के बाद इन्होंने कौन सा बुक लिखा? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम, ठीक है। तो इसके लिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंड अब ना बात करते हैं, जूलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके बारे में जान लिया। अब बॉटनी, बॉटनी ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके फादर कौन है? थेरोफेस्टस। अब ये आप सोच रहे हो थेरोफेस्टस को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि थेरोफेस्टस ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 500 प्लस प्लांट स्पेसीज को देखा, प्लांट स्पेसीज के फीचर्स को देखा, उसके मॉर्फोलॉजी को देखा, उसके एनाटॉमी को देखा। जैसे मॉर्फोलॉजी में हम बात करें तो कुछ ऐसे प्लांट जिसके फ्लावर अलग हैं, किसी के फ्लावर्स प्रेजेंट है, किसी के एब्सेंट है, किसी में फूल हैं ही नहीं, किसी में फल हैं ही नहीं, किसी में जड़ है ही नहीं। वो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर अध्ययन किए। इस वजह से इनको बायोलॉजी मतलब बॉटनी का फादर कहा गया। और इन्होंने भी एक बुक लिखा था, उस बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ प्लेंट्रम, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जूलॉजी का
फादर कौन है और बॉटनी का फादर कौन है। तो जूलॉजी के फादर का कौन सा बुक है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम, और बॉटनी के फादर कौन से बुक लिखे थे, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटम। आप प्लीज़ इसको कन्फ्यूजन मत फील करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के कौन से फादर हैं, तो उनको कहते हैं एंटोन वैन लीवेनहॉक। एंटोन वैन लीवेनहॉक ही वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा। ठीक है, प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, सेल को देखा। न यहाँ मैंने लिविंग की बात की, ना ही नॉन लिविंग की बात की, वो ही एक बस सीधा मैंने यहाँ पे डिनोट किया सेल को देखे, यानी सेल के बारे में। तो जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखे थे वही माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, उनका क्या नाम क्या है, एंटोन वैन लीवेनहॉक। नाउ अब बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के फादर कौन है, जॉर्ज मेंडल साहब। जॉर्ज मेंडल ने किसके ऊपर रिसर्च किया था, पी प्लांट्स के ऊपर। उसके अंदर क्या देखा, वेरिएशंस देखा, उसके अंदर हाइट का वेरिएशन, कलर का वेरिएशन, सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, सब कुछ जाना, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो अब आप में से कोई भी एक बार भी कंफ्यूजन फील नहीं करेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है और फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो मैं फिर से बता दूं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। देन फादर ऑफ जूलॉजी भी किसको कहा गया है, एरिस्टोटल को। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थेरोफ्रस्टस साहब। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, एंटोन वैन लीवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले एक सेल को देखा था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जॉर्ज मेंडल। ये सारे हमारे बायोलॉजी के पार्ट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बाय पार्ट्स बायोलॉजी बटा हुआ था, उसके ऊपर हमने देखा, बात किया और उसके फादर्स के बारे में जाना। चलो अब हम और अच्छा और बेसिक रूप से समझते हैं बायोलॉजी को लेके। नेक्स्ट आप देखो, हम इंट्रोडक्शन से बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम बायोलॉजी समझे, बायोलॉजी के बारे में तो देख लिए। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी जो है वो बायोस प्लस लोगोस से बना हुआ है। बायोस मतलब क्या होता है, लिविंग लाइफ, मतलब किसी न किसी जीवित चीज़ के बारे में जानना। और लोगोस मतलब क्या होता है, टू स्टडी, मतलब किसी लिविंग चीज़ के बारे में, किसी सजीव चीज़ के बारे में जानकारी लेना, पढ़ना, उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके मन में ये भी आएगा कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स क्या है। तो लिविंग्स क्या है, लिविंग्स आर दोज हुज बॉडी आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सेल्स। आप वही लोग लिविंग कहते हैं या कहेंगे जिनका बॉडी जो है या फिर बॉडीज का जो सरफेस है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग्स कहेंगे। तो आप प्लीज़ इसमें कोई भी मिस्टेक मत होने देना या फिर कंफ्यूजन मत रखना। अब हम नॉन लिविंग किसको कहेंगे, नॉन लिविंग वो हुआ जिसका बॉडी जो है वो किसी न किसी एटम से बना हुआ होता है, उसको क्या कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे। अब हम लिविंग्स एग्जांपल्स के रूप में देखें तो जैसे कि हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, वायरस होता है। देखो यहाँ पे वायरस एक ऐसा टर्म है जहाँ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। वायरस जो होता है ना, इसको हम लिविंग तो कहते हैं लेकिन इसके पास सेल नहीं होता है। यहाँ पे मैंने लिविंग में क्या बताया कि जिसका बॉडी जो होता है वो सेल से बना हुआ होता है, पर वायरस के पास कोई सेल नहीं होता। वायरस जो होता है वो एक प्रोटीन कवर से कवर रहता है, उसका जो भी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं बस एक सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कवर से कवर आता है। वो किसी दूसरे होस्ट के बॉडी में जाता है, उस होस्ट का बॉडी अडेप्ट करता है और उसके सेल्स मैकेनिज्म में काम करने लगता है। तो यहाँ पे सारा डिस्कशन क्या था, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स का, जहाँ हमने देखा लिविंग्स थिंग्स उसको कहते हैं जिसका बॉडी सरफेस सेल से बना हुआ होता है, और उसके एग्जांपल्स पे हमने देखा प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है और वायरस है। अब वायरस को यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया टर्म, क्योंकि वायरस एक लिविंग थिंग्स इसलिए है क्योंकि कभी भी वो किसी दूसरे बॉडी का यूज़ करता है तो एक लिविंग की तरह रिएक्ट करने लगता है। भले उसके पास अपना सेल नहीं हो लेकिन उस जो दूसरा बॉडी है चाहे दूसरा होस्ट है उसका वो सेल यूज़ करके उसमें एक तरह से मैकेनिज्म परफॉर्म करना शुरू कर देता है इस वजह से। और वहीं नॉन लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग वो हुआ जिसका बॉडी सरफेस जो है वो किसी एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं चीज़ हम। अब वायरस की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे वायरस को क्या कहा गया, नॉन लिविंग कहा गया। ठीक है,
तो वायरस इट ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द होस्ट सेल एंड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ लिविंग्स। मैंने अभी बताया यहाँ पे, आप यही सोचे होगे कि जब वायरस के पास सेल नहीं है तो नॉन लिविंग हुआ, पर नॉन लिविंग नहीं हुआ, क्योंकि वायरस क्या करता है, ऑब्टेन करता है एनर्जी किससे, होस्ट सेल से। होस्ट सेल के पास जो एनर्जी है वो वायरस उससे ले लेता है और उसके बाद कैसा बिहेव करने लगता है, लिविंग्स की तरह। वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखना कि वायरस क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है, किसके, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। तो वायरस के पास सेल नहीं हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, वायरस इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वायरस को क्या कहेंगे, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम होस्ट सेल समझते हैं कि होस्ट सेल होता क्या। होस्ट सेल होता क्या है कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको यूज़ किया जा रहा हो किसी न किसी चीज़ के थ्रू, तो उसको हम होस्ट सेल कहते हैं। वहीं हम सेल की बात करते हैं तो हमारा पूरा बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल। वहीं पे देखो, ए सेल दैट इज इन्फेक्टेड बाय a वायरस और अनदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ होस्ट सेल। तो होस्ट सेल उसी को कहते हैं। सपोज समझ लो किसी का यूज़ करना, किसी का फ़ायदा उठाना, उसको हम होस्ट कहते हैं। और सेल की बात है तो किसी एक स्पेसिफिक सेल के बारे में बता रहा है। चलो, अब हमने यहाँ पे बायोलॉजी में ये सब कुछ तो देख लिया। बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। लिविंग के अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए कि उसके पास सेल का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर उसके पास सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो क्या करता है, आगे टिश्यू बनाता है, टिश्यू से फिर टिश्यू सिस्टम बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, उससे उसका लिविंग बॉडी बनता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होना। किसी भी लिविंग के अंदर सबसे पहला चीज़ है सेल रहना। सेल रहेगा तो सेल से क्या बनेगा, आगे जा कर के टिश्यू बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और उससे जब ऑर्गन आपके पास आ गए तो क्या बनेगा, लिविंग बॉडी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जब हम सेल की बात करते हैं ना, सेल के अंदर एक सेल को जीवित रखने के लिए क्या यूज़ होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ही एक ऐसा चीज़ है जो सेल को जीवित रखता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो टाइप का होता है, दो पार्ट का होता है। एक पार्ट उसका लिक्विड वाला होता है और एक पार्ट उसका सॉलिड वाला होता है। लिक्विड पार्ट के अंदर क्या आता है, साइटोप्लाज्म आता है और न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। और सॉलिड पार्ट के अंदर क्या आता है, सेल ऑर्गेनेल्स आता है। समझ लो, मैंने कहा सेल, अब सेल एक घर हुआ। ठीक है, अब घर के अंदर सारी चीज़ें होती है, हर तरह की चीज़ होती है, खाने से लेकर के, बैठने से लेकर के, सोने से लेके, कोई चीज़ यूज़ करने तक के लेके, वही चीज़ है यहाँ पे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसके अंदर आता है, लिक्विड पार्ट के अंदर आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या रहता है, हमारा न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, हमारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, बाकी जितने जो होते हैं। और वही सॉलिड पार्ट जो है, सॉलिड पार्ट किसको कहा जाएगा, जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उसको सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिज्म। देखो, हर खेल हर बात इस मेटाबॉलिज्म का ही है। हम लोग जी मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस मेटाबॉलिज्म के चक्कर में ही जी मर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा चीज़ है हमारे शरीर का जो हमारे शरीर का सारा रिएक्शन प्रोवाइड करता है, और रिएक्शन प्रोवाइड करने के बाद क्या करता है, वो हमें एनर्जी देता है। हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, द whole sum of a vital chemical reactions that occur throughout the body within each cell and that provide the body with energy। हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस, वो किसी भी एक सेल में हो चाहे पूरे होल बॉडी में हो, उन सब के होने से जो एनर्जी हमें मिलता है और वो हमें प्रोवाइड होता है अपने बॉडी के थ्रू,
वो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म यहाँ पे देखो दो पार्ट में बांटा गया है, एक पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है तो दो टाइप का तो होगा ही। अब एनाबॉलिज्म देखो, एनाबॉलिज्म टर्म को आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए मैं बेसिक चीज़ बताती हूँ। एना, एना ए से आता है, ए फॉर ऐड आता है, ठीक है, ये याद रखो। अगर किसी चीज़ को हम जोड़ते हैं और जोड़ करके हमें एनर्जी मिलती है तो उसको क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। जैसे कि हम एक एक दाना खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी, तो वो किस फॉर्म में आएगी, एनाबॉलिज्म के फॉर्म में, ठीक है। कैटाबॉलिज्म, कैट आया है, ठीक है, कैट को आप कैट ना करके इसको इज इक्वल टू कट कर दो, ठीक है, कटाबॉलिज्म मान लो कटाबॉलिज्म में क्या हुआ, कट आ रहा है, कट मतलब काटना। अगर किसी एक बहुत बड़े सब्सटेंस का किसी छोटे छोटे सब्सटेंस में डिवीजन होना, इसको क्या कहा जा सकता है, काटना। बड़े गोले को अगर छोटे छोटे गोले में काटे तो उसको कैटाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, हम अपना जो एनर्जी स्टॉक किए हैं उसको हम रिलीज करते हैं। वही अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है, हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम एनाबॉलिज्म का देखें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड, जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है किससे, एमिनो एसिड से। और फोटोसिंथेसिस होता है विटामिन डी के लिए। देखो बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि हम धूप खाते हैं, हम धूप खाते नहीं, हमारी बॉडी विटामिन डी का सिक्रीशन करती है हमारे लीवर के थ्रू। पर जब हम धूप में रहते हैं तो वही हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी का सिंथेसिस करने लगती है। इसके लिए हमारे अंदर विटामिन डी ज़्यादा बनता है और हम उसको यूज़ करते हैं अपने स्पेशली जॉइंट्स के लिए। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हड्डियों की प्रॉब्लम विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, इसलिए। तो मान लो ये सारा एग्जांपल्स था, बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में तब बनते हैं जब छोटे छोटे अमीनो एसिड्स उसके साथ जुड़ते हैं। वही हम कैटाबॉलिज्म में बात करें तो डाइजेशन, जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, टूटने के बाद जा कर के वो हमें एनर्जी देता है। तो ये क्या हो जाएगा, डाइजेशन कैटाबॉलिज्म के अंदर आएगा। वही एक्सक्रीशन क्या होता है, हम जो पानी पीते हैं, छोटे छोटे मात्रा में हम पानी पी रहे हैं, वो पानी जा कर के हमारे यूरिन से निकल रहा है, हमारे आंसू में जा रहा है, हमारे ब्लड्स में जा रहा है, हमारे अदर पार्ट्स में जा रहा है। इन सब चीज़ों का विभाजन हो रहा है, एक बल्क में कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका विभाजन हो रहा है, सो क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन, ये भी कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कोई भी ये लोग जो है न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए ही प्रयोग करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब खाना, आपका डाइट, उसके बारे में। तो न्यूट्रिशन टू गेट एनर्जी थ्रू द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी खाना हम खाते हैं उस चीज़ को या उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड और एक होता है हेटरोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक मोड मतलब क्या होता है, जो खुद से खाना बनाए, जो खुद से करे, मतलब उसको किसी चीज़ की, मतलब किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा हो, उसको हम ऑटोट्रॉपिक मोड करते हैं। और याद रखना, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एबिलिटी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके का या फिर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंसी, उसको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो खुद से खाना नहीं बना सकता है, जिसके अंदर हम आ सकते हैं, फंजाई आ सकता है और भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोस्ट प्रोबेबली एनिमल्स भी करते हैं और फंजाई करता है। अब आपके मन में आएगा कि मैंने एक टर्म यूज़ किया जो कि जो खुद से खाना बनाए, तो आप कहोगे मैम खुद से तो हम लोग भी खाना बनाते हैं। पर बच्चा आप एक बात बताओ मुझे, ग्रीन प्लांट जो है क्या आपसे कभी दाल लेने आए, क्या कभी आपसे पानी लेने आए, या कभी आपसे रोटी मांगने आए, आटा लेने आए, नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसके लिए
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास सब कुछ खुद का होता है, उन्हें किसी से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पर हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले प्लांट से क्या लिया, दाल लिया, ठीक है, हमने गाय से दूध ली, तो क्या हुआ, हमने डिपेंडेंसी दिखाई किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को खाने में, तो उसको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब होपफुली आप इस चीज़ को डाउटफुल रूप से नहीं देखोगे और आपको कोई भी इसमें कोई चीज़ नहीं रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है लिविंग थिंग्स के लिए डाइजेशन। डाइजेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि पचना, कि आप कुछ भी खा रहे हो वो आपको पचना चाहिए। Breakdown of large food nutrient compound into a small component so that they can absorb to get energy। अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए हम खाना खाते हैं। अगर एनर्जी नहीं मिल रही होती तो पूरी दुनिया आज खाना नहीं खा रही होती। और खाना खाने के पीछे एक ही रीज़न है कि आपका बॉडी, आपका जो भी शरीर है वो चल रहा हो, फिर रहा हो, प्रॉपर रूप से काम कर रहा हो, इसके लिए डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। तो डाइजेशन के बिना मतलब लिविंग थिंग्स हम नहीं कह सकते। डाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट आपका प्रोसेस है इसमें। नेक्स्ट देख रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, उस प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले एयर आता है, एयर जो है हमारे नोज़ के थ्रू इंटर करता है, फिर हमारे विंड पाइप में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद हमारे ब्लड में जाता है। और ब्लड एकमात्र ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी का जो होल ऑफ द बॉडी ट्रैवल करता है। मतलब हमारे पूरे बॉडी में ब्लड अपने जाल की तरह फैला हुआ है, जो ब्लड के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीजन लेने के पीछे मेन कारण क्या है, हेमोग्लोबिन का पिगमेंट होना। हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करने के लिए होता है। तो जब हम अंदर सांस लेते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीजन अपने अंदर इन करता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है कार्बन, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में। तो इसलिए यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का, वो भी किसके हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। जिससे क्या होता है, हमारे अगर ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा ग्लूकोज का हमारे सेल्स के अंदर, तो हम जो बहुत तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने बॉडी के थ्रू, वो हम नहीं कर रहे होते हैं। देखो हम इसको अगर आपको और कॉमन वे में समझा, एक बात बताओ, आपने हमने सबने अपने निजी जीवन में कभी ना कभी जिम किया, जिम नहीं किया तो एक्सरसाइज ज़रूर किया। हम आप देखते होंगे फिर रनिंग करते हैं, किसी एक दिन अगर आप ज़्यादा दौड़ोगे, बहुत ज़्यादा दौड़ोगे, तो आप बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हो। थकावट फील करने के पीछे रीज़न क्या होता है, कि जो हमारा ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारा ब्लड उस ऑक्सीजन को उस स्पेसिफिक पार्ट के पास नहीं पहुंचा रहा है। और जब वो नहीं पहुंचा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन बनने की जगह पे क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपको थकावट फील कराता है, ठीक है, तो वो आपको थका देता है। तो मान लो आपके अंदर अगर वो ज़्यादा जमा हो गया, तो नेक्स्ट डे आप जब आप दौड़ने जाओगे तो आपको चला भी नहीं जाता है, आपको बहुत क्रैम्प्स आते हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों, इसी वजह से अगर रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से होते रहेगा तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड के हेल्प से ऑक्सीजन जाता रहेगा, और ऑक्सीजन जाएगा तो कोई भी ब्लड जो है अच्छे से परफॉर्म करेगा, ब्लड अच्छे से परफॉर्म करेगा तो स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो भी अच्छे से फंक्शन करेगा। इसके लिए रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन देखो, खाया पिया पचाया सब कुछ किया, अब यहाँ पे उसको बाहर भी तो निकालना है। अगर मान लो हम एक ही दिन बहुत खा ले और उसको अगर बाहर निकालने का प्रोसेस ना रहे हमारे शरीर में, तो सोचो एक नॉर्मल सा खाना कहीं पड़ा रहता है और वो पड़े रह जाए, तो उसके ऊपर फंगाई आ जाती है, बहुत सारा बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, कीटाणु। अगर ऐसा किसी इंसान के अंदर हो जाए तो उसका जीना कितना मुश्किल हो गया।
तो जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है, वो खाना जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेने के बाद हम अपने बॉडी से वेस्ट आउट कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं उसको। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, द रिमूवल प्रोसेस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ठीक, देखो अब तक जो हमने पढ़ा वो लिविंग बींग्स का एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप अगर अब क्वेश्चन उठाना चाहो तो आप इस चीज़ पे ये कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं नॉन लिविंग्स के अंदर भी देखा गया है। पर कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग्स के अंदर नहीं देखी गई है, वो सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बहुत बड़ा चीज़ है, यानी कि आपके कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिविटी। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कॉन्शियस हैं तो ही आप सेंसिटिविटी दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कॉन्शियस नहीं है किसी चीज़ को लेकर के तो आप कभी सेंसिटिविटी नहीं दिखा सकते हैं। तो क्या है, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। अगर बताओ कोई आग में जल रहा है, वो कब फील करेगा कि वो आग में जल रहा है, जब उसके पास आग की लौ पहुंचेगी, उसे हीट महसूस होगा, उसको बर्न फील होगा, तो उसको ये रियलाइज़ होगा, उसको ये सेंस, मतलब उसको इसके अंदर खुद के अंदर महसूस होगा कि मुझे आग लग रही है या मैं जल रहा हूँ, मुझे भागना चाहिए। ये वो तभी नहीं रियलाइज़ कर पाएगा। सपोज सेंसिटिविटी ही ख़त्म हो गई तो इंसान जल भी जाएगा, उसको पता ही ना चले, उसको दर्द ही ना हो, तो वो वहाँ से भागेगा नहीं, ना भागेगा, नहीं भागेगा तो रिजल्ट क्या होगा, पूरा जल जाएगा। और वही उसको थोड़ा भी हीट फील होगा तो तुरंत भागेगा, अपनी जान बचाएगा। तो ही तो लिविंग थिंग्स लिविंग्स कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, अब इंसान हर जगह रहता है, लेकिन किसी एक वातावरण को अडेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके ऊपर उसके साथ रहना, उसके सारे चीज़ों को फेस करना, ये एक अलग हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स की ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ सकती है। तो एडेप्टेशन वेयर स्पेसीज और ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली बिकम्स बेटर एसिमिलेटेड टू इट्स इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट का वो आदी हो जाता है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एडेप्टेशन, ठीक है। अब ना लाइफ साइकिल, अगर कोई ह्यूमन है या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स है, वो कहीं ना कहीं एक लाइफ साइकिल को परफॉर्म करेगा। सपोज एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर सबसे पहला क्या रहता है, स्पर्म। और फीमेल्स के अंदर क्या रहता है, जाइगोट। स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज करके क्या बना देते हैं, जाइगोट। जाइगोट कहाँ आता है, फीटस के अंदर। फीटस के बाद वो एम्ब्रियो में जाता है, और एम्ब्रियो में जाने के बाद बर्थ लेता है। अब बर्थ लेने के बाद वो एक एडल्टहुड के पीरियड में जाएगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, फिर वो अपने ओल्ड एज में जाएगा, उसके बाद वो डेथ कर जाएगा। तो बताओ, जो ये लाइफ साइकिल अपने जीवन का पूरा ना कर रहा हो, उसको तो हम लिविंग नहीं कहेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स ये 10 ऐसे प्रोसेस है जो इम्पोर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग्स बनाने के लिए, ठीक है, जो कि हमने पढ़ लिया सब। अब चलो हम इसको एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले बात क्या इंट्रोडक्शन में कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी मतलब होता है लिविंग थिंग्स की स्टडी करना, उसको हम बायोलॉजी कहेंगे। अब लिविंग थिंग्स आप किस चीज़ को कहते हैं, ऐसा लिविंग थिंग्स हम उसको कहते हैं, ऐसा चीज़ जो जिसका बॉडी सरफेस सेल से बना हुआ होता है, उसको हम लिविंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग्स किसको कहते हैं, ऐसा जिसका बॉडी सरफेस जो है किसी न किसी एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, उसको हम नॉन लिविंग्स कहते हैं। लिविंग्स का एग्जांपल देखें तो प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंगाई हुआ, वायरस हुआ। हालांकि वायरस में एक बहुत बड़ी बात आती है जिसको आप कह सकते हैं वायरस नॉन लिविंग है। वायरस के पास अपना खुद का सेल नहीं होता। जैसा कि मैंने सेल की डिफिनीशन बताई, सेल की डिफिनीशन मैंने यही कहा कि ऐसा चीज़ जिसका अपना खुद का बॉडी सरफेस सेल से बना हुआ होता है। पर वायरस के पास तो सेल नहीं होता है, तो क्या वायरस नॉन लिविंग है, नहीं। वायरस को नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वायरस के अंदर एक मैकेनिज्म होती है जो वो किसी न किसी होस्ट सेल को अडेप्ट करता है, और होस्ट सेल को अडेप्ट करने के बाद वो लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इसके लिए हम उसको नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं। वायरस को कहीं ना कहीं एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, ठीक है। वायरस जो है वो उसके पास सेल नहीं है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग के,
ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सबसे ये होता है कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन होना। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे समझते हो? एक सेल से टिश्यू का बनना, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम का बनना, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन्स का बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का बनना, और फिर लिविंग बॉडी का बनना। तो वो एक सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात कहती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सब कुछ हुआ एक तरह से सेल के लिए, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर दो पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट के अंदर साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिज्म के सेल को जिंदा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो एक सेल का ब्रेन हुआ एक तरह से समझ लो। अगर वहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस वर्क नहीं करेगा, न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा, और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इसके लिए न्यूक्लियोप्लाज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विड पार्ट में, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। वहाँ पे फिर सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट के अंदर क्या होता है कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने मेटाबॉलिज्म की बात की। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर के सारे केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करके क्या होता है, हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी दो फॉर्म में होती है। अगर मेटाबॉलिज्म को दो फॉर्म में बात करते हैं, पहला तो एनाबॉलिज्म फॉर्म। एना मतलब क्या होता है, आप एना को ऐड से याद रखो। ऐड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से हमें एनर्जी मिल रही है, हमारे अंदर ऐड ऑन हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का प्रोसेस अगर हम आपको एग्जांपल के रूप में समझा तो समझो कि छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो वो हमें क्या करती है, प्रोटीन प्रोवाइड करती है। तो हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं एक एनर्जी के फॉर्म में वो यूज़ हुआ। वही हम दूसरा पार्ट बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि एक बहुत बड़े पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होना छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो डाइजेशन आएगा, एक्सक्रीशन आएगा, रेस्पिरेशन आएगा। इसमें क्या होता है, एक एनर्जी टूट करके छोटे छोटे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अब मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं तो हम कुछ खाएंगे तो ही तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन परफॉर्म होगा। न्यूट्रिशन का बात कहलाएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो न्यूट्रिशन के अंदर होता है कि किसी भी चीज़ को खाना, किसी भी चीज़ को इनटेक करना, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक मोड, दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड। न्यूट्रिशन में दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो भी होता है वो खुद ब खुद से बनाते हैं फूड, वो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं दिखाते। लेकिन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि किसी न किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी दिखाना। तो जो खुद ब खुद अपना फूड बनाते हैं, और यानी कि ऑटोट्रॉपिक, और जो भी मोड दिखाते हैं, यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, हमेशा ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और हेटरोट्रॉपिक मोड जो होता है वो अक्सर कौन यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा डाइजेशन की प्रोसेस की। डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? डाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी खाना खाते हैं, वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट में होता है, उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ना, उसके बाद उससे जो एनर्जी हो मिलती है उसको एब्जॉर्ब करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हम अपने नोज़ के थ्रू इन करते हैं, फिर हमारे विंड पाइप पे जाता है, विंड पाइप से लंग्स में, लंग्स से फिर हमारे ब्लड में। ब्लड एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा ऑल ऑफ द बॉडी रहता है। तो वो ब्लड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके हमारे पूरे ब्लड में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और यही प्रोसेस हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस होता है तो हम अपने बॉडी के मतलब हम अपने ऑर्गन्स की हेल्प से वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये हुआ कि जो भी चीज़ हमने खाया है, जो भी कंपोनेंट हमारे अंदर गया हुआ है, जो भी फूड इनटेक करने का, जो भी एब्जॉर्प्शन हम कर चुके हैं फूड का, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है हमारे बॉडी में उसको एक्सक्रीट आउट करना है, मतलब उसको बाहर निकालना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन।
नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी एक ऐसा टर्म हुआ जो खुद के बारे में होता है, यानी किसी न किसी कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है। कॉन्शियसनेस कि आपको किसी सराउंडिंग की फीलिंग फील हो रही है, आपको कोई भी तरह का स्टिमुली आपके ऊपर एक्शन कर रहा है तो आप उसके ऊपर रिएक्टिव हो, उसके ऊपर आप रिएक्ट कर सकते हो, अपना रिएक्शन दे सकते हो, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं, आपके सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है कि आप जो रह रहे हो उसके बारे में बात है, आप जिस माहौल में जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो उसको एडेप्टेशन कहते हैं। इन सब के साथ साथ लिविंग एक लाइफ साइकिल भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट से फीटस में जाते हैं, फीटस से एम्ब्रियो के रूप में बदलते हैं, एम्ब्रियो से उनका बर्थ होता है और बर्थ होने के बाद वो एक एडल्ट बनते हैं, एडल्ट से फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ओल्ड एज में जाते हैं और जाके आगे जाके उनका डेथ हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल हर लिविंग बीइंग जो है वो परफॉर्म करता है, तो ये इम्पोर्टेंट हुआ। तो ये 10 चीज़ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, ठीक है। नाउ अब हम ब्रांचेस के बारे में देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या क्या होता है। हमने पहले डिस्कस किया था जूलॉजी के बारे में। जो जूलॉजी जो है ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, और इसके फादर कौन है? एरिस्टोटल। बॉटनी, बॉटनी एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थेरोफ्रेस्टिस। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो है जिसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स के बारे में, और इसके फादर कौन है? एंटोइन वन लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुइस पॉस्चर। इन्होंने वायरस के बारे में बताया था। जेनेटिक्स में देखिए, जहाँ जेनेटिक्स में होता क्या है, हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जीन्स एक वो चीज़ है जो हमारे शरीर में, हमारे जेनेटिक में, हमारे आनुवांशिकता में, हमारे वंश में वेरिएशन को शो करता है, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। और उसके फादर कौन है? जॉर्ज मेंडल। इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे और सारा फंक्शन बताया था। तो दोस्तों ये रहा एक समरी क्लास हमारे बायोलॉजी का, जहाँ हमने बायोलॉजी के बारे में समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिटेल रूप में सारे इम्पॉर्टेंट जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।